नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और मैं आपको आज आधुनिक भारत पार्ट फर्स्ट में 18वीं सदी में भारत के राज्य और इसके शासन के बारे में बताऊंगा और समाज की क्या स्थिति थी उस टाइम, इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। 18वीं सदी के स्टार्टिंग में मुगलों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। खासकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल में हावी नहीं हो जाता है, हावी नहीं रहते देश पे और अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लग जाता है। बात करते हैं हम 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से जो उन्होंने मुगलों ने हमारे भारत में सत्ता जमाया हुआ था, अपनी व्यवस्थाएं फैलाई हुई थी, उनके नीतियां थी, उन्होंने एकजुट कर रखा था पूरे भारत को। जब वो कमजोर होने लग जाते तो जो स्थानीय शासक है, जैसे कि हैदराबाद के शासक, अवध के शासक, हैदराबाद, अवध, बंगाल, या जो भी स्थानीय शासक है, वो अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषित करते हैं और बहुत हद तक इसमें सफल भी होते हैं। और वो मतलब मुगलों के अधीन नहीं रहना चाहते, केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं रहना चाहते, तो अपना सरकार चलाना चाहते हैं, अपना शासन चलाना चाहते हैं। उसके बाद 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जा, जो हैदराबाद का निजाम अपने आप को घोषित करता है, वो 22 से लेके 24 तक मुगलों का वजीर भी होता है। लेकिन वो केंद्रीय सत्ता में उस समय मोहम्मद शाह आलम होता है, तो उसकी बातें नहीं मानने की वजह से केंद्रीय सत्ता में फिर उसे उतनी रुचि नहीं आती, तो वो वापस वो दक्षिण की ओर आ जाता है और अपने शासन को चलाने लग जाता है। शासन चलाने के दौरान वो वहाँ पे कठोरता से शासन करता है और लड़ाइयाँ करता है, ओहदे देता है, सब कुछ। मतलब पूरी तरीके से वो अपने आप को स्वतंत्र भी नहीं करता, खुल के स्वतंत्र भी नहीं होता, लेकिन वो सारे स्वतंत्र वाले काम करता है केंद्र से अलग होके। इस तरह वो अपने आप को घोषित करता है। उसके बाद बात करते हैं बंगाल के नवाबों की। मुर्शीद कुली खां, जो कि वास्तविक 1700 से वहाँ का बंगाल का नवाब होता है, लेकिन उसने अपने आप को 1717 में घोषित कर दिया कि भाई मैं यहाँ का बागडोर, अपने आप को सूबेदार बताता है और बागडोर संभाल लेता है। मुर्शीद कुली खां, जो कि बंगाल का बहुत अच्छा शासक होता है और बंगाल में कमोबेश वो नीतियाँ मुगलों वाली चलाता है। वहाँ की नीति स्थायी बंदोबस्त जो होती है राजस्व वाली, वो नीतियाँ चलाता है। उसके बाद और वो धन भी काफ़ी हद तक अर्जित करता है बंगाल से। बंगाल बहुत समृद्ध एरिया होता है, यहाँ से बहुत लाभकारी, मतलब यहाँ से बहुत समृद्धि, लोग समृद्ध होते हैं वहाँ पे फसल और इन सब चीज़ों की कमी नहीं होती है। लेकिन मुर्शीद कुली खां या बंगाल के और दूसरे नवाब, उन्होंने सैनिक शक्ति पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सेनाएं उतनी बड़ी नहीं करी। जैसे कि उस टाइम अंग्रेजों का डर था भारत में कि भाई अंग्रेज आके यहाँ पे राज कर सकते थे, पर उन्होंने अंग्रेजों को सोचा यार वो तो व्यापारी है, ये व्यापारी क्या हम पे शासन करेंगे। उन्होंने अपनी सैनिक व्यवस्था नहीं बढ़ाई और उनको नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, बाहर का आइडिया नहीं था उनको कि अंग्रेज बाहर में यूरोप में क्या चल रहा है, किस तरीके से ब्रिटिश मतलब अपना अधिकार जमाने में रुचि रखते हैं। हाँ, उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, जो कि बहुत ज़रूरी था धन अर्जित करने के लिए। और मुझे लगता है यही एक कारण था जो उन्होंने अंग्रेजों पे इतना शिकंजा भी नहीं कसा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम व्यापार के लिए हम अंग्रेजों को ज़्यादा शिकंजा कसेंगे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि जो व्यापार से होने वाला फ़ायदा है वो हमारे कम हो जाएंगे। इसी चक्कर में उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। उसके बाद शासक आता है मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन, जो उसका दामाद होता है। 1727 से 39 तक शासन करता है वो, उसी तरह का शासन रहता है। उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है सरफराज खां, 39 से 40 यानी 1 साल के अंदर में ही उसको हटा दिया जाता है पद से, और ये हटाने का काम करता अली वर्दी खां।
जो कि 1740 से 56 तक रहता है, और मुर्शीद कुली खां का अपने आप को उत्तराधिकारी कहता है। उसके बाद सिराजुद्दौला आता है, जो कि बहुत ही अहम पार्ट है। सिराजुद्दौला के टाइम में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला के साथ। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान थे रॉबर्ट क्लाइव। और वो युद्ध देखा जाए तो वास्तव में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत करता है। उस युद्ध के बाद अंग्रेज अपने आप को बंगाल उनके अधीन आ जाता है, और वो बंगाल की वजह से ही धीरे धीरे क्या करते हैं, बंगाल से राजस्व इकट्ठा करते हैं, मनमाने तरीके से वहाँ के नवाबों से पैसे लेते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार में बढ़ावा करते हैं, और कोशिश करते हैं कि पूरे भारत में अपना शासन व्यवस्था जमाए, और सभी राजाओं को चुनौती देते हैं। के बाद मीर जाफर, जो कि धोखेबाज होता है, सिराजुद्दौला को हराने में अंग्रेजों का साथ देता है। मीर जाफर वो कठपुतली का सरकार होता है अंग्रेजों का, जो कि 1757 से 60 तक चलता है। उसके बाद अगला शासक मीर कासिम आता है, वो भी 3 वर्षों के लिए आता है। तो ये कठपुतली की सरकार चलती रहती है, और बाद में जाके बंगाल पे पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन हो जाता है उस समय में। उसके बाद बात हम करते हैं अवध की। अवध का शासक होता है 1722 में सआदुत खां बुरहान अल मुल्क, जो अवध का शासक होता है। इसने अपने आप को 1722 में स्वतंत्र घोषित कर दिया, और ये बहुत बढ़िया काम करता है, अपने सैनिक व्यवस्था मजबूत करता है, और कमोवेश से ये हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को देखता है, जैसे कि बंगाल के नवाब और हैदराबाद के नवाबों ने देखा था। सभी लोगों के बीच समान अवसर देता है, सैनिक के भी, और ये भी वही काम करता है। लेकिन ये अपनी सैनिक स्थिति ठीक करता है, और लगातार केंद्र में से लड़ाई चलती है इसकी, और 1739 तक, मतलब सआदुत खां के मरने तक, ये अपने आप को इसका जो राज्य होता है स्वतंत्र घोषित हो चुका होता है, स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद सफदरजंग खां, जो इसका अगला शासक होता है, 39 से 54 तक, मतलब 1754 में मारा जाता है। लेकिन 1748 में ये वजीर भी बनता है, और इसकी वजीर बनता है, और 1754 तक मतलब लड़ता है, और ये कई सारी लड़ाइयाँ लड़ता है। रुहेल और बंगस पठानों के साथ इसकी लड़ाइयाँ होती है, मराठाओं से इसकी दोस्ती होती है, कई सारी कूटनीति काम करता है, और अपने आप को मजबूत स्थिति में लाते हैं। तो जो ये तीनों नवाब थे, इन्होंने मतलब मुगल शासक के कमजोर होने पे ये लोग उभर के आए, और अपने यहाँ पे सत्ता चलाया। 18वीं सदी के भारत के राज्य और उस समय का समाज, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अभी हमने बात किया अवध, बंगाल और हैदराबाद का। अब हम बात करते हैं मैसूर, जिसकी स्थापना कह सकते हैं हैदर अली के टाइम में बहुत फेमस हुआ। मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान के टाइम में। हैदर अली का जन्म होता है 1721 में। पहले हैदर अली एक जो सैनिक होता है, धीरे धीरे ये काम करता है उसमें, और ऊंचे पद पे जाता है। 1721 में ये साधारण परिवार में जन्म लेता है, और उसके बाद फिर सैनिक में आता है। इसमें 1755 में शस्त्रागार की स्थापना की थी, जो कि आधुनिक शस्त्रागार थे, आधुनिक थे, और उन्होंने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी, और देनी भी चाहिए थी उस टाइम। उसके बाद फिर इन्होंने 1761 में नंजराज को, जो उस समय का वहाँ का कार्यभार संभालता है, उसको हराया, और वहाँ पे अपनी सत्ता की स्थापना की। उसके बाद फिर बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। उसके बाद उसका अगला शासक आता है टीपू सुल्तान, जो कि अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था।
उस समय के अंग्रेज अधिकारी भी कहते थे कि मैसूर का टीपू सुल्तान खतरा है बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के लिए। 1782 से 1799 तक राज किया और अपने मरने से, मतलब 1799 में इसकी मृत्यु हुई थी, मरने से पहले इसने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया और इसने आधुनिक हथियारों को प्रोत्साहन किया। विदेशों में भेजता था बंदों को ट्रेनिंग के लिए, वहाँ से लोगों को बुलाता था, अपने लोगों को ट्रेनिंग करता था, इस तरह का काम किया। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था जो मैंने बताया। तीसरा, इसके शासनकाल में मैसूर की जनता समृद्ध हुई। इन्होंने क्या किया, किसानों पे, यहाँ पे किसानों पे बहुत ज़्यादा इन्होंने वो दिया, प्रोत्साहन दिया, किसानों को बढ़ावा दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हम किसानों को बढ़ावा देंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, और देश समृद्ध होगा जब भी हम अपनी सैन्य शक्ति मजबूत कर पाएंगे, किसानों की बदौलत। ये हुआ। इसके काल में मैसूर की जनता बहुत ज्यादा समृद्ध हुई, किसानों को बढ़ावा दिया, विदेशी तकनीकों पर ध्यान दिया, जो विदेशी टेक्निक्स थे, नए नए हथियार थे, उन टेक्निक पे ध्यान दिया। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल के उस समय बहुत से राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन उसके 4 प्रमुख शहर या राज्य कह सकते हैं, कालीकट, चिरिकल, कोची, त्रावणकोर थे। त्रावणकोर का शासक था मार्तांडवर्मा, जिसने अपने राजधानी का विस्तार किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पूरे कन्याकुमारी से लेकर कोची तक सभी एरिया को जीत लिया। उसका बेटा का है राम वर्मा, जो कि कवि था, लेखक था, अच्छा इंग्लिश भी बोल लेता था और वो विदेशियों से बातें भी करता था, व्यापार को भी बढ़ावा देता था। लेकिन 1766 के बाद हैदर अली ने इन सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया, केरल के सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया हैदर अली के द्वारा। ये संभावनाएं थी हमारी। हम बात करें साउथ पोर्शन की, यहाँ केरल के हिसाब से 18वीं सदी में क्या क्या हो रहा था मैसूर में, केरल में, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजपूताना राज्यों की, जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में थे। राजपूताना राज्य दिल्ली के आसपास के इलाकों में थे। 18वीं सदी में अजीत सिंह को उसके बेटे ने मार दिया था। मारवाड़ का शासक था, उसके बेटे ने इसको मार दिया था। पर 18वीं सदी में एक श्रेष्ठ शासक हुआ सवाई जयसिंह, 1681 से 1743 के बीच में। जयपुर का शासक था ये सवाई जयसिंह। इसकी खासियत ये विज्ञान प्रेमी था, राजनेता था, कानून निर्माता था और खगोल शास्त्री था। खगोल शास्त्री इसकी मुख्य विशेषता थी। ये विज्ञान प्रेमी आदमी था। ये उस टाइम हमारे भारत में विज्ञान का इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन इस बंदे को विज्ञान की बहुत ज्यादा ही कदर थी और उस फील्ड में उसने काम भी किया, बहुत से विनिर्माण भी किए अपने जनता के लिए और अच्छा शासक था। उसने अच्छा शासन चलाया अपने काल में। उसके बाद हम बात करते हैं जाटों की। ये भी दिल्ली के आसपास के इलाकों के किसान थे, खेतिहर की जाति थी, किसान थे, जो जिनका इलाका था दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, मथुरा, आगरा, मेरठ, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना की थी चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर के शासनकाल से इसकी स्थापना की थी और इनके बड़े विद्रोह हुए थे 1666 में और 1688 में। 1666 और 88 में बड़े विद्रोह हुए, जिसमें बड़ी मात्रा में जाटों ने विद्रोह किया था। इनके सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक हुए सूरजमल, जिनका 1756 से 1743 तक राज किया और ये श्रेष्ठ थे, योद्धा थे, योग्य शासक थे, कुशल योद्धा थे, बुद्धिमान थे। लेकिन जैसे इनके मरने के बाद क्या होता है, जो इनका जाटों का शासन होता है वो छोटे छोटे खेतिहरों में बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे खेतिहरों में बढ़ने के बाद वो लूट खसोट करने लगते हैं एक दूसरे से और ये धीरे धीरे कम समाप्त होते चले जाते हैं। फिर उतना उनका वर्चस्व नहीं रह जाता, यूनिटी नहीं रहती तो वे वर्चस्व भी खत्म हो जाता है। तो ये हमने बात की कि 18वीं सदी में क्या हमारा
स्थानीय शासक की क्या स्थिति थी और वो कितने समृद्ध थे, किसने कितना कितना काम किया था। अब हम बात करते हैं मराठाओं की। मराठा जो कि 18वीं सदी में सबसे शक्तिशाली सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थानीय शासकों में से था। अगर मराठा चाहते तो अंग्रेजों का आगमन हो तो गया था, पर अंग्रेज प्रभावी नहीं हो पाते। मुगलों के कमजोर होने के बाद मराठा उभर के आए। मराठा में शिवाजी महाराज जिन्होंने 1664 से 1680 के बीच में शासन किया। फिर संभाजी महाराज, गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते हैं। शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध में बहुत ज़्यादा माहिर थे। उसके बाद उनका अगला शासक संभाजी महाराज होता है, जो 1689 से तक शासन करते हैं, 1680 से। उसमें औरंगजेब के टाइम में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके बेटे साहूजी महाराज और इनकी पत्नी को औरंगजेब कैद कर लेते हैं। औरंगजेब बाद में उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है और शासन के कैद के दौरान बड़े अच्छे शिष्टाचार व्यवहार करता है उनके और उनके मम्मी के साथ, साहूजी महाराज और उनके मम्मी के साथ। उसके बाद इसी बीच में मराठाओं का अगला शासक राजा राम प्रथम होता है, जो कि उनके दूसरे चचेरे भाइयों में से होता है। तो वो 1689 से 1700 के बीच में शासन करता है। उसके बाद फिर उनका अगली शासक ताराबाई होती है, जो 1700 से 1707 के बीच में शासन करते हैं। तो ये समझ लीजिए गृह युद्ध पनपने का स्टार्टिंग हो जाता है। उसके बाद फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, उसके बाद साहूजी महाराज और उनकी मम्मी को रिहा कर दिया जाता है और उनके बाद वो फिर साहूजी महाराज शासन संभालते हैं और वो 1749 तक शासन संभालते हैं। और 1749 में फिर जब वो मरते हैं तो उसके बाद वो अपना सारा कार्य पेशवा को सौंप के चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद अब हम देखेंगे कि पेशवा कैसे मजबूत होते चले जाते हैं और वो मराठा सरदारों का प्रमुख हो जाते हैं। साहूजी महाराज के टाइम में बालाजी विश्वनाथ, जो कि एक ब्राह्मण था, प्रथम पेशवा बनता है और वो बहुत सी उपलब्धियां लेके आता है साहूजी महाराज के लिए। उस समय के जितने मराठा सरदार थे उनको सबको इकट्ठा लेके आता है और दूसरे जो उस टाइम के दूसरे स्थानीय शासक थे, ऐसे एक मैं नक्शा बना देता हूँ छोटा सा भारत का। जो दूसरे साउथ के निजाम, अवध और बंगाल, इन सब शासकों पे और राजपूताना सभी शासकों के अधीन कर लेते हैं अपने, और लगभग अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। सभी जगह सभी को सही टक्कर देते हैं। उसका जब उसके मरने तक 1720 में जब उसकी मृत्यु होती है तो अगला पेशवा बनता है उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम 1720 में। 1740 तक इस बंदे ने गुजरात, मालवा, रुहेलखंड सभी जगह पे मराठा साम्राज्य का विस्तार कर दिया और मराठा साम्राज्य का पूरा विस्तार होते चला गया। राजपूताना में भी और साउथ में भी सभी को कड़ी टक्कर दी, जो भी निजाम थे। फिर बंगाल के निजामों को भी बंगाल के नवाबों को भी, अवध के नवाब, सभी लोगों को इसने अपने अधीन कर लिया और सभी को नजराना देने के लिए मजबूर कर दिया। और ये इनका जो मराठा सरदार थे वो भी अपनी शक्ति पेशवा की वजह से, पेशवा के संरक्षण में, और जो दूसरे मराठा सरदार थे वो भी शक्तिशाली होते गए और उन्होंने भी अपनी अपनी सेनाएं रखनी स्टार्ट कर दी, जो कि बाद में इनके फूट का कारण बना और गृह युद्ध का कारण बना। आपसी लालच की वजह से फिर ये
बिखरते चले गए। इनमें सबसे प्रमुख थे सिंधिया। 4 प्रमुख मराठा सरदार उभर के आए, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़। जो ग्वालियर के सिंधिया थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी सैनिक व्यवस्था अच्छी कर रखी थी और संगठन अच्छा कर रखा था। अब हम बात करते हैं बाजीराव प्रथम के अगले बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा के अगले शासक थे बालाजी बाजीराव, जिन्होंने 1740 से 1761 के बीच में शासन किया और मुख्यालय पूना हो गया। उस टाइम तक पेशवाओं का मुख्यालय पूना हो गया था। इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। इन्होंने एक सैन्य टुकड़ी कह सकते हैं ये भेजी उत्तर की तरफ, और उसमें अहमद शाह अब्दाली और उस टाइम के शासक जो थे, जैसे अवध के शासक हो गए, रुहेलखंड के शासक, मतलब सभी लोग मराठाओं से परेशान थे, क्योंकि उन्होंने वो मराठाओं को नजराना देने के लिए मजबूर थे और मराठाओं ने उनसे उनका साम्राज्य तो जीता, अधीन किया, पर उनसे बर्ताव अच्छा नहीं रखा, व्यवहार अच्छा नहीं रखा। तो इन सब लोगों में गुस्सा था। जब इनकी लड़ाई होती है पानीपत की 14 जनवरी 1761 को, तो उस समय मराठा पूरे भारत में अकेले पड़ जाते हैं और इन्हीं अकेले पड़ने की वजह से मराठाओं की हार होती है और लगभग 28,000 सैनिकों के साथ पेशवा का नाबालिग बेटा और सदाशिव भाव, जो चचेरा भाई था किसका, पेशवा का, वो मारा जाता है और वास्तविक कमांडर भी वही था और योग्य कुशल योद्धा था। ये कुशल योद्धा था और इसे गोरिल्ला युद्ध का भी इसको नॉलेज था। इसके बाद ये खबर सुनते 1761 में पेशवा, जो कि अपने भाई की मदद के लिए जा रहा था उत्तर की तरफ, वो ये खबर सुन के हक्का बक्का रह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। और वैसे भी वो बीमार चल रहा था उस टाइम तक, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1761 में। और ये जो पॉइंट था 1761 में, ये मराठाओं के लिए सबसे शर्मनाक और उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे पहले तक पूरा मराठा हावी रहता है उत्तर भारत के हिस्से में, दक्षिण भारत में भी, बंगाल में भी। 1761 में बंगाल पर आक्रमण कर करके उड़ीसा के भी कुछ हिस्से ले लेता है और सभी नवाबों और निजामों को ये मजबूर करता है, मराठा सरदार मजबूर करते हैं नजराना देने के लिए। उसके बाद जब ये सब होने के बाद उनका अगला पेशवा आता है माधवराव, 1761 से 1772। इस बंदे ने जितनी भी कमियां थी इनको पूरा कर दिया, मतलब इनकी खोई प्रतिष्ठा को वापस ला दी मरने से पहले तक। ये तपेदिक की बीमारी से मरता है 1772 में, लेकिन 10 सालों के अंदर में इसने सारी खोई प्रतिष्ठा वापस ले आई और सभी नवाबों और जो भी राजपूताना राज्य थे उन सबको नजराना देने के लिए मजबूर किया। उसने अपने अधीन कर लिया, रुहेलखंड, अवध, सभी लोगों को वापस इसने रौंद डाला और पूरे उत्तर भारत में रौंद डाला। और लेकिन ये तपेदिक की बीमारी से मर गया और इसके मरने के बाद मतलब शासन तो अधीन हो गया था, लेकिन उसको प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी, कैसे शासन चलाया जाए। उसके बाद वो हो गया, अनिश्चितता फैल गई पूरे शासन में और गृह युद्ध होने लग गए। लालच, मराठा सरदारों के बीच लालच बहुत बड़ा कारण था उनके नष्ट होने का, उनका समाप्त होने का। एक दूसरे से लड़ने लग गए। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये विनाश हो गए और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते थे, ये ऑटोमेटिक खत्म हो गए। और 1761 पानीपत के युद्ध के बाद और मराठाओं के आपस में लड़ने की वजह से अंग्रेजों का रास्ता पूरा साफ हो गया। उसके बाद फिर अंग्रेज अपना वर्चस्व बनाते गए। अब हम बात करते हैं उसके बाद इस समय जनता की क्या स्थिति रहती है, जनता की सामाजिक स्थिति और शिक्षा और आर्थिक स्थिति क्या होती है इस टाइम, ये बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। उस टाइम का आर्थिक स्थिति कैसा था? आर्थिक स्थिति में किसानों की हालत बहुत खराब थी, किसान की अवस्था दयनीय थी। लूटपाट फैल चुका था। लूटपाट होने की वजह से व्यापार प्रभावित हुआ और व्यापार प्रभावित होने की वजह से लोग गरीब होते चले गए, गरीब हो गए। सामंत अभी भी मजबूत थे, लेकिन बाद में सामंत भी कमजोर होते गए। सामंत का कमजोर होना, ये भी एक आर्थिक स्थिति का। तो उस टाइम क्या स्थिति थी? उस टाइम किसानों की हालत बहुत दयनीय थी, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वैक्स, मतलब मुगलों के द्वारा जो चलाया जा रहा था वो स्थानीय शासक कर रहे थे। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता गया और बंगाल में बहुत बुरी हालत हो गई। वहाँ पे किसानों की व्यवस्था बहुत बुरी हालत हो गई। वो लोग टैक्स और फसल जितना उगाते थे उससे पूरा का पूरा टैक्स के रूप में ले लिया जाता था और भुखमरी जैसी स्थिति आ गई। लूटपाट होने लग गया हर स्टेट के उस पे, हर राज्य में लूटपाट बढ़ गया गरीबी की वजह से। सामंत भी बाद में कमजोर हो गए, क्योंकि वहाँ के स्थानीय शासकों ने सामंतों से या फिर लूटपाट करी गई। लूटपाट होने के बाद से सामंत कमजोर हो गए। जो सामंत थोड़ी बहुत वो मतलब वो कर रखा था उन्होंने समाज में, उनका भी कमजोर होता चला गया। ये हमारी आर्थिक स्थिति थी उस टाइम में। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। उस टाइम की शिक्षा थी, लेकिन जैसे हमें शिक्षा चाहिए थी, जैसे हम बात करते हैं पश्चिमी देशों की। पश्चिमी देशों में शिक्षा में तकनीकी ज्ञान और विज्ञान, भूगोल, ये विषय बहुत फोकस किया गया था और ये लोग इस वजह से थोड़े उस टाइम आविष्कार वगैरह भी कर रहे थे। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो थी धर्म के ऊपर, धर्म, ज्ञान, दर्शन, इसी तक सीमित रह गया था। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था अलग थी, जिनकी वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने ये गलत था हमारी नहीं, पर इसमें ये ऐड ऑन होना चाहिए था, ये शिक्षा भी आनी चाहिए थी। जब जाके हम टोटली समृद्धि होते शिक्षा के मामले में। जब हमने तकनीकी फील्ड में भी हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए था, विज्ञान में भी ज्ञान होना चाहिए था, भौगोलिक चीज़ों का भी हमें पूरा पता होना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस टाइम हम स्थानीय शासक को बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता था। वो देखते थे बस किसानों से कैसे या राज्य से किस तरह से राजस्व वसूला जाए, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान होता था। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था होती थी उस टाइम। अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो उस समय तो आपको पता ही है, 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वर्णों के अलावा भी अलग अलग जातियों में बटा हुआ था। अलग अलग जातियों का वर्चस्व था। लोग एक दूसरे से जाति के आधार पर भेदभाव करते थे, छुआछूत करते थे। छुआछूत का भी बहुत मैटर था उस टाइम। छुआछूत का इसलिए मैटर था कि जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, अगर किसी शूद्र ने उस चीज को छू दिया तो ऊंचे कास्ट के ब्राह्मण लोग या क्षत्रिय लोग उसको छूते भी नहीं थे, और उसके दिए हुए खाने को तो खाने की बात अलग है, सामान भी नहीं छूते थे। इस तरह का छुआछूत का भावना फैला हुआ था। और 18वीं सदी में हम ये कह सकते हैं सती प्रथा, बहुत सी बुराइयां थी, कुरीतियां थी। जैसे मानो सती प्रथा थी, इसमें
मतलब पति के मरने के बाद औरतें पति के साथ जल जाती थी, जो कि अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनको जीने का अधिकार था, उनको उनसे कोई अधिकार नहीं छीन सकता था ये। लेकिन ये व्यवस्था उस समय कायम थी। विधवा की स्थिति बहुत दयनीय थी, विधवा की स्थिति बहुत दयनीय थी। विधवा एक बार विधवा उसको मतलब जितने भी सामाजिक काम है उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता था, उनको अच्छे कपड़े पहनना मना हो जाती थी, जैसे मतलब सादा सादा जीवन, बाल कटवा दिए जाते थे। बहुत सी ऐसी व्यवस्था थी जिससे उनको ये जताया जाता था कि आप विधवा हो, जो कि नहीं होना चाहिए था। ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी, समाज में ये चीज़ थी, और समाज के अंदर में अराजकता फैल गई थी। अराजकता फैल गई। इतना सब भी हुआ मुगलों में, मुगलों के बाद स्थानीय शासकों में, फिर भी लोग थोड़े बहुत समृद्ध थे, काम कर रहे थे, मतलब समृद्धि की ओर थे। ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो। लेकिन जैसे अंग्रेजों ने आगमन किया उसके बाद उन लोगों ने तो, जैसे स्थानीय शासकों ने यहीं से लिया, यहीं पे खर्च किया सब कुछ, फिर उन्होंने कुछ बनवाया यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ के मतलब यहीं की इकोनॉमी में लगाते गए, तो जिससे हमारा देश उसी धन को फिर वापस, इकोनॉमी व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी फिर भी ठीक ठाक। लेकिन जैसे अंग्रेज आए वो यहाँ से धन कमाते थे, धन कमाने के बाद वो यहाँ पे धन नहीं लगाते तो अपना धन ब्रिटेन ले जाते थे, ब्रिटेन ले। इसके बाद हमारी दयनीय स्थिति बहुत खराब होती गई, और हमारा देश जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था वो बहुत कमज़ोर हो गया, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आ गई, और वहाँ पे गरीबी व्यवस्था आ गई। अब हम